अब सबसे पहले मेहमानों से आपको तारुफ कराएं तो हिंद सेना बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं तारिक खान समाजवादी पार्टी की तरफ से, मोहम्मद फैज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से, विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मौलाना साजिद रशीदी चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। सबसे पहले तोहिन एक बार नहीं 2 बार केशव प्रसाद मौर्य यही बयान दे रहे हैं, चुनावों के समय यानी 27 सामने है, ध्रुवीकरण की कोशिश। नमस्ते अर्पिता जी, सबको नमस्ते। नहीं, कोई ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है। देखिए 5 नवंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि यूजीसी कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो जो मदरसा इसका पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ ये जजमेंट था। तो उसी चीज़ की जो है पुष्टि, उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या किसको प्रॉब्लम हो सकता है? अगर मदरसा का आधुनिकीकरण हो रहा है तो वही लोग को प्रॉब्लम हो सकता है ना, जो अपने बच्चों को डॉक्टर जाकिर नाइक बनाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को एपीजे अब्दुल कलाम बनाना चाहते हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश के संदर्भ में अभी हाल फिलहाल में दोबारा उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश का जो कट्टरपंथी स्वरूप आपने पिछले 3-4 सालों में देखा है उसमें मदरसा एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम क्यों प्रतीक्षा करें, हम क्यों उस दिन का इंतजार करें जब वही कट्टरपंथी जो है भारत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथी आज विश्वव्यापी प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि कोई भी जगह जहां कट्टरपंथी पनपता है उसको रोकना चाहिए। अब आ जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर। उन्होंने कहा कि ये अघोषित तौर पर आतंकवाद को पालते पोसते हैं, वहां आतंकवादी होते हैं, पूरे मदरसे पर निशाना साधना, क्या आपको लगता है सही है? और एक बार नहीं, गलती से मिस्टेक नहीं हुई सर, 2 बार बोला उन्होंने। देखिए, हर व्यक्ति की भाषा, हर व्यक्ति के शब्द एक नहीं होते हैं। जो मैंने आपको कहा वो वही कहने की कोशिश कर रहे थे कि रेडिकलाइजेशन मदरसा में पनपते हैं तब जबकि स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन, जबकि यूजीसी कंप्लायंस नहीं होता है तो रेडिकलाइजेशन पनपता है। केशव प्रसाद के बयान आप लॉजिकली सोचिए। नहीं, लॉजिकली नहीं सोच रही हूं, मैं उनके शब्दों को सुनना रही हूं। आपको भी एक बार फिर से, अपने दर्शकों को भी एक बार फिर से सर सुनाइए, एक बार केशव प्रसाद मौर्य के बयान सुनवाइए। तो चलवा सकते हैं हम अभी पीसीआर बयान? मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से जो भी प्राप्त करता है वो भारत माता की जय नहीं बोलता, वो वंदे मातरम गान नहीं करता, और उसकी मानसिकता जैसे किसी आतंकवादी की होती है उस प्रकार की बन जाती है। तो इन सुना आपने, वो कह रहे हैं मदरसा घोषित तौर पर आतंकवादी की फैक्ट्री है। सुना नहीं, वो रेडिकलाइजेशन की फैक्ट्री, और रेडिकलाइजेशन से टेररिज्म पनपता है। आप मुझे ये बताइए, मसूद अजहर जो है कॉन्वेंट एजुकेटेड थे या मदरसा में पढ़े थे? आप ये बताइए कि रियाज भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन के लीडर थे वो कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, आरएसएस के स्कूल में पढ़े थे या मदरसा में पढ़े थे? मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि मदरसा जो है वो टेररिस्ट पैदा करते हैं, लेकिन रेडिकलाइजेशन पनपता है वहां से, और रेडिकलाइजेशन नींव रखता है, रेडिकलाइजेशन बुनियाद रखता है टेररिज्म का। ये तो तस्लीमा नसरीन भी बांग्लादेश के संदर्भ में कह चुकी है, बहुत सारे यूरोप के लीडर्स भी कह चुके हैं। मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग कहां से पढ़कर निकले सर? वो अलग परिप्रेक्ष्य था। अच्छा, आज जो रेडिकलाइजेशन आप विश्व भर में देख रही हैं, ठीक है, क्या वो रेडिकलाइजेशन अगर मैं आपकी बात को भी मान लूं तो मुझे एक बात बताइए। उस समय तो भारत एक देश था, उस समय तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक देश था, परिस्थितियां अलग थी। अगर आपकी बात को मैं मान लूं तो फिर मेरा सवाल आपसे हो जाएगा कि मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो 16,500 हैं, 16,500। सरकारी सहायता प्राप्त यानी जिसको सरकार जो है वो सहायता करती है, जिन मदरसों को वित्तीय तौर पर, उनकी संख्या 560 है सर। 2021-22 के लिए 480 करोड़ रुपए मदरसा आधुनिकीकरण के लिए दिया गया था।
कंप्यूटर लैब के लिए एक एक मदरसे को 1-1 लाख रुपए दिए गए थे, यानी मतलब 5 करोड़ 60 लाख रुपए मान्यता प्राप्त मदरसों को दिए गए। तो जहां आतंकवादी पैदा हो रहे हैं वहां सरकार फंड दे रही है, उनको वित्तीय सहायता दे रही है, उन पर 480 करोड़ क्यों खर्च कर रही है फिर सरकार? नहीं, मैं विषय को आपके लिए सरल कर रहा हूं। देखिए, स्कूली एजुकेशन और इंटरमीडिएट लेवल पर वो कोई भी बोर्ड, वो कोई भी एजुकेशन दे, उससे सरकार को या देश को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ये उनके लिए बेहतर होगा कि वो यूजीसी के दिए गए गाइडलाइंस के तहत, यूजीसी के नियमों का कंप्लायंस करके आगे बढ़े। हम तो इतना ही कह रहे हैं। ये तो मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी खुद उन्होंने कहा था कि उसमें आधुनिकीकरण करने की जरूरत है, वहां बदलाव करने की जरूरत है, उसमें शिक्षा अच्छे देने की जरूरत है। ये शब्द तो नहीं थे ना, आतंकियों की फैक्ट्री, ये शब्द था सर। तो और ये डेप्यूटी सीएम है, कोई नॉर्मल नेता विधायक ऐसे होते तो चलिए फिर भी आप कह देते कि उनका निजी बयान है। डेप्यूटी सीएम है सर। मुझे लगता है नहीं, निश्चित रूप से बड़ा बयान है, और इसीलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि चुनाव के पहले आने वाले समय में अब 1-to-1 जो है, आधे घंटे उनके साथ इंटरव्यू लीजिए। उनका क्या पर्सपेक्टिव था, देखिए पार्टी का क्या पर्सपेक्टिव है। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया कि रेडिकलाइजेशन एक विश्वव्यापी समस्या है। पार्टी का जो है, पार्टी ने वो टेररिज्म का शब्द नहीं यूज किया है। तो लेकिन आप अगर 1-to-1 इंटरव्यू लेती हैं, शायद बहुत सारे पहलू जो आज मैं नहीं समझ पा रहा हूं, हो सकता है कि वो आप समझ को अलग आपने रख दिया। आप ये कह रहे हैं उनको अलग रख दे, आतंकियों की फैक्ट्री का उन्होंने। असम हेमंता विश्व शर्मा सीएम जो है वो कह रहे हैं मदरसों का इस्तेमाल आतंकियों की ट्रेनिंग हब के तौर पर है। मदरसों में तालीम की बजाय आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। और मेरा सवाल तो फिर ये होगा, और जायज सवाल है ना, फिर सरकार पैसा और फंड क्यों दे रही भाई, जहां आतंकवाद पल रहा है, पस रहा है, बंद कीजिए सब। अर्पिता जी, आप ये समझिए, अर्पिता जी, आपका हर कमेंट न्यूज़ 18 का कमेंट नहीं है ना। आपके विचार एक हो सकते हैं, लेकिन कमेंट और भाषा हर व्यक्ति का अलग होता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे लगता है अलग लाना चाह रहे हैं, मैंने आपको कहा कि ये आतंकवाद की फैक्ट्री शब्द इस्तेमाल, मैंने आपको फिर से सुनवा दिया दोनों बयान। आप कह रहे हैं कि अरे उसको अलग तरीके से समझिए। रेडिकलाइजेशन की फैक्ट्री, रेडिकलाइजेशन की फैक्ट्री, और रेडिकलाइजेशन जो है वो टेररिज्म का बुनियाद रखता है। ठीक है, अब क्लियर है मेरा डेफिनेशन क्लियर है? बिल्कुल। मुझे लग रहा है इस पैनल में किसी को क्लियर नहीं होगा। तारिक खान साहब, क्लियर हुआ क्या आपको? मैम देखिए, केशव साहब यही सब करते हैं, इसलिए मुझे लगता है पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, और उनके प्रवक्ता ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जवाब नहीं बनता। मदरसे की बात करें तो मैम 2022 में सर्वे का ऑर्डर किया, 23 में योगी साहब ने एक SIT बनाई जिसमें ADG तक के लोग थे और 3 लोग थे। आज 26 चल रहा है मैम। उस SIT का काम ये था कि जो बॉर्डर पे जो मदरसे हैं उसमें जांच करना है कि फंडिंग हो रही है और कितनी आतंकवादी वहां से पकड़े गए। तो जो मंत्री जी हैं या इनके प्रवक्ता हैं, बता दें कि कितने आतंकवादी इन्होंने अभी तक पकड़े, और अगर नहीं पकड़े तो भाई इसका मतलब क्या है। दूसरी बात, केशव साहब ने यह भी कहा कि बांग्लादेश से सारे जो आतंकवादी हैं वो आ रहे हैं। अभी मैम 2 दिन पहले हमने बांग्लादेशी वीजा खोल दिया है, टूरिस्ट बुला रहे हैं क्या उनको, आइए बम फोड़िए यहाँ पर। अगर केशव साहब की बात सही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो अपने बड़े वाले इंजन को बताए ना, तो फिर क्या उन्हीं बांग्लादेशियों को मदद करने के लिए 60 करोड़ का फंड भारत सरकार दे रही है, जहां पर ये बताते हैं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? इन सब सवालों के जवाब नहीं है। इसलिए छुपने के लिए, जब चोरी की और पेपर लीक के जवाब नहीं है, तो छुपने के लिए पुरानी पिच पे चलते हैं, वहीं खेलते हैं जहां पर 2 से 303 रन बनाए हैं, उसी पिच पे खेलते हैं। ये इनके लिए सबसे आसान हो गया है, मगर मुश्किल है। तारिक साहब, आपकी पिच? मैम हमारी पिच क्या है, मैं तो कहता हूं कि मैं मान लेता हूं कि जो डिप्टी सीएम साहब है उनकी बात सही मान लेते हैं, क्योंकि भाई सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। और अगर उनकी बात को सही मान लिया जाए तो सरकार करोड़ों रुपए उन लोगों को तनख्वाह के तौर पर क्यों दे रही है? पहला सवाल। एक और अहम सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2024 में ही कह दिया था कि जो अदीब कामिल है ये यूजीसी द्वारा मान्यता नहीं होगा। तो 2 साल तक इंतजार कर रहे थे कि वो वाला तीर जब राम मंदिर या इस तरीके का कोई मुद्दा आएगा, जब फंसेंगे तब ये वाला तीर निकालेंगे। भाई तभी जब सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमारे उस टाइम के चीफ जस्टिस भी थे, तभी आपने
24 में ही कह दिया था जब आज मैम आप कहा कोर्ट था। का जिक्र भी कर रहे मदरसा हैं, बोर्ड आज आप वैलिड है। कोर्ट का जिक्र भी कर रहे हैं, आज आप ये भी कह रहे हैं कि कानून से परे कोई नहीं है। लेकिन जरा मैं आपकी हकीकत को भी दिखा दूं, कानून से परे कैसे? सुनिए सर, 2013 में 2003 तक मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान नीति आप लेकर आए। 100 मदरसों को अनुदान आप देते थे। मदरसा शिक्षक वेतन विधेयक पारित, ग्रेजुएशन के शिक्षकों को 2000 और पोस्ट ग्रेजुएशन को शिक्षकों को 3000 अतिरिक्त मानदेय देते थे आप। तो केवल ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का आरोप केवल बीजेपी पर नहीं लगा सकते ना, समाजवादी पार्टी भी दूध की धुली नहीं है सर। मदरसों को असीमित, ध्यान से सुनिएगा सर, मदरसों को असीमित अधिकार दिए गए। मदरसा शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ जांच या पुलिस एक्शन पर रोक लगा दी थी आपकी सरकार ने सर। अभी यहां कानून की दुहाई दे रहे हैं, कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। कानून से परे उस समय क्यों हो गया सर ये सब, बताइए जरा खान साहब। कि इसी टाइप के मदरसों का अनुदान या मदरसे शिक्षक की महाराष्ट्र में भी इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई थी। खैर मैं उनकी बात नहीं करता हूं, वो उनका चुनावी मुझे दांव आप था, मैं अपना कानून जवाब से परे बता दीजिए, आपने नहीं, ये मैं क्यों अपना- नियम मैं लाए अपना- कि जो बिल्कुल, शिक्षक बिल्कुल, है, जो कर्मचारी है, अगर वो गलत करे तो आपने उसको इस दायरे से दूर कैसे रख दिया? हर इंसान बराबर है ना, हिंदू मुसलमान सबके लिए बिल्कुल। कानून तो बराबर है। आपने बिल्कुल, मदरसों के बिल्कुल। शिक्षकों को और कर्मचारियों को इस दायरे से क्यों अलग कर दिया, ये बताइए मुझे। मैम, बाकायदा मैम, विधेयक लेकर आए थे आप 2016 में, अब मैम, बताइए। हमने ही मदरसा शिक्षकों को वो अनुदान दिया जिससे उनको ट्रेनिंग मिले, जिनसे सारे, और उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदू भी टीचर हमने बनाए जो टेक्निकल एजुकेशन दे। मैम घुमाइए मत, हम टेक्निकल घुमाइए मत। एजुकेशन मदरसे में सवाल देना सीधा चाह है रहे हैं। मेरा, सवाल सीधा है तारिक, सवाल सीधा है। कानून सबके लिए समान है कि नहीं है? इन शिक्षकों सबके को, इन लिए। कर्मचारियों को अलग क्यों रख दिया? इन पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, इनके खिलाफ जांच नहीं हो सकती, क्यों बनाया आपने ये नियम? नहीं, मैं आप किस नियम की बात कर रही हैं, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। मैं साफ लेकर कहता आया हूं। कीजिए, लेकर आया कीजिए बिल्कुल। जानकारी। अगली बार आइएगा मेरी चर्चा में तो जानकारी लेकर आइए। बताइएगा मुझे। हाँ, मोहम्मद फैज साहब, अगर आपको लगता है कि इस तरह आतंकवादी फैक्ट्री कह देना उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का एक छोटी बात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय अर्पिता जी, ये एक बहुत बड़ा पद है। हालांकि अभी मेरी चर्चा हो रही थी और मैंने देखा भी, साजिद रशीदी साहब से चर्चा हो रही थी, तो संविधान में उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसे पदों का कोई वर्णन नहीं है। इनका रैंक कैबिनेट मंत्री के ही बराबर होता है और वो उसी पद की ही वो शपथ लेते हैं। तो लेकिन फिर भी कैबिनेट मंत्री का पद भी बहुत बड़ा पद होता है। और ये जो स्टेटमेंट दिया कल, मैंने कहा था हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक वैसी कोई सफाई आई नहीं है। तो इस बयान से तो हम स्लिप सहमत। ऑफ टंग सर एक बार हो जाता है ना। हाँ, मैंने कहा ना, वो कोई सफाई तो आई नहीं, यानी स्लिप ऑफ टंग नहीं है। नहीं है, हाँ। तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री है, इस विषय से हम सहमत नहीं है। क्योंकि मदरसे से मैं भी पढ़ा और मैं ये भी कहता हूँ भारत माता की जय, वंदे मातरम भी कहता हूँ। तो ये विषय एक सही विषय नहीं जा रहा है मुसलमानों के बीच, देश के बीच और दुनिया के बीच, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। लेकिन अर्पिता जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया में यदि ऐसा आरोप लग रहा है, और तस्लीमा नसरीन जी ने अपनी आंखों से भी देखा है, लज्जा उपन्यास लिखी है, इंटरनेट पर एक मीम चलता है कि एक फुटबॉल स्टेडियम में कुछ अव्यवस्था होती है, तो आयोजक लोगों को कहता है दर्शकों को इधर हो जाइए, तो लोग नहीं होते हैं, तो अचानक वो जोर से चिल्लाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तो पूरा स्टेडियम खाली हो जाता है। तो ये क्या रीज़न है कि अल्लाह अकबर सुन के स्टेडियम खाली हो गया और ऐसा मीम बन रहा है? यानी कि कहीं ना कहीं मुसलमानों में कुछ ना कुछ कमी है। मदरसों में रेडिकलाइजेशन की शिक्षा दी जा रही है, जो तुहिन जी भी कह रहे थे। यहाँ हम इस बात से सहमत है कि ये रेडिकलाइजेशन की शिक्षा खत्म होनी चाहिए। उसके कारण आज बहुत सारे लोग मुस्लिम ओला उबर ड्राइवर देखते ही कैंसिल कर देते हैं, जोमेटो डिलीवरी बॉय देखते कैंसिल कर देते हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई दूसरा है, यदि मुस्लिम है तो उसे कैंसिल कर देते हैं। उनके हाथ से कोई खाना आज नहीं खा रहा है, मतलब सब तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोग अब ऐसे हो गए, भाई मुस्लिम है तो इग्नोर करें। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस्लाम और मुसलमानों की सही छवि बने, जिसमें अभी मुसलमान सफल नहीं हो पाए। और इसके लिए मुसलमानों में एक व्यापक समाज सुधार, धर्म सुधार आंदोलन करने की आवश्यकता है, जिसकी मैं वकालत करता हूँ। तो कट्टरपंथी मौलाना मेरा विरोध करते हैं। ठीक है, रशीदी साहब विरोध कर रहे हैं आप? फैज साहब जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं ना? नहीं, देखिए, कुछ बात मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ, उसको समझिएगा। ये जो आलिम फाजिल की डिग्री है, इनका मदरसों से कोई लेना देना नहीं है। कोई मदरसा आलिम फाजिल की डिग्री नहीं देता।
ये जो डिग्रियां हैं अलीगढ़ के अंदर 2 बोर्ड हैं, एक जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड है, एक उर्दू बोर्ड है। उसकी मान्यता है सीबीएसई से और आपका यूजीसी से मान्यता थी पहले। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 24 में आया, लेकिन पहले मान्यता थी और उसी के आधार पर बच्चों को मदरसों में एग्ज़ाम कराए जाते थे। डिग्रियां जामिया उर्दू और उर्दू बोर्ड अलीगढ़ से ही मिलती थी। किसी मदरसे ने आज तक आलिम फाजिल की डिग्री नहीं दी। ये लोगों को भटकाने अटकाने का मसला है कि कैबिनेट में ये इस तरह का पास हो गया कि अब ये इस तरह की डिग्रियां नहीं मानी जाएंगी और मदरसे नहीं दे सकते, वो उसके अहल नहीं है। ये सब गलत है बिल्कुल। ठीक है। मदरसे ने कभी कोई डिग्री नहीं दी। दूसरी बात, अभी फैज साहब ने कहा कि ऐसा क्यों हो गया कि अगर किसी स्टेडियम में अल्लाह अकबर का नारा लगता है तो स्टेडियम खाली हो जाता है। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में 5 टाइम माइक से मस्जिदों से अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, एक आदमी ने भी घर खाली नहीं किया। किसी ने घर खाली नहीं किया। सब अपने घरों में जुगतू हैं और सब अजान भी सुन रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। ये सब नैरेटिव बनाया जाता है। तीसरी और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए मदरसे जो है ना, मदरसों ने बड़े बड़े लोग दिए हैं। मदरसों ने वो लोग दिए हैं, हुसैन अहमद मदनी का नाम आपने सुना होगा। जब उन्होंने इंग्रेज़ के खिलाफ ये फतवा दिया कि इंग्रेज़ की फौज में भर्ती होना हराम है, तो उन पर केस हुआ। ठीक है रशीदी साहब, उससे एक मिनट 10 सेकंड मुझे दीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए सिर्फ, मैं बात पूरी कर लूँ, ये जानी चाहिए बात। तो जज के सामने जब हुसैन अहमद बंदरी साहब पहुंचे, जज ने कहा कि भाई आपने ये फतवा दिया? कहा हाँ दिया है। बोले आपको डर नहीं लगता फांसी हो सकती है? तो जेब से कफन निकाला और कहा कि हम कफन साथ लेके चलते हैं। ऐसे ऐसे लोग मदरसों ने दिए। आप इंडिया गेट पे चले जाइए, आज भी 37,000 नाम, 37,000 नाम, लेकिन रशीदी 37,000 नाम, लेकिन रशीदी साहब, जो सबसे बड़ा लेकिन रशीदी साहब ऐसे बहुत सारे मामले तो सामने आए हैं ना सर, हाल फिलहाल, चाहे यूपी हो, असम हो, एमपी हो, सामने आए हैं ना ऐसे मामले। नहीं, तो अगर कुछ गलत हो रहे हैं, अगर मदरसों के अंदर भी ऐसी तालीम दी जा रही है जो देश विरोधी है या सही नहीं कुछ चल रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, अगर किसी भी मदरसे में देशद्रोही तालीम दी जा रही है, ये काम एजेंसियों का है, ये काम सरकार का है कि उसको तुरंत पकड़े। मैं भी कहता हूं उसको फांसी दे दीजिए आप, जो भी देशद्रोही का काम करे। लेकिन एनएसए का एक बयान जो है वायरल हो रहा है, बहुत जबरदस्त। रोक रही हूं, छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। एक्सेप्टिंग देयर अपॉलजी, फोर्सिंग देम फर्स्ट, सेंडिंग गुंडास टू देयर हाउस। महिलाओं के घर में गुंडा भेजने के बाद फोर्सिबली उनसे अपॉलजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलजी लेना और फिर उस अपॉलजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलजी is complete nonsense. We do not accept it. We want a education system that works. We want exam leaks to stop, and we want the future of this country, who is them, to be respected and protected. So, would you like to say a word? Stop. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया। तो छात्रों का मुद्दा जिसे कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है, राहुल गांधी को आपने सुना, वो भी अब पिछली बार भी पैलेट गन जिसको लगी उस छात्र को लेकर पहुंचे, और अभी जो लड़कियां जिनको परेशान किया जा रहा है, ऐसा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, उन्हीं लड़कियों के साथ वो पहुंचे हैं। चर्चा में एक बार वापस से लौटते हैं। इस वक्त विजय त्रिवेदी जी को मैं जरा जोड़ना चाहती हूँ। विजय त्रिवेदी जी, आप तो राजनीति को इतना समझते हैं, कोई भी बयान ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है, और एक बार नहीं 2 बार दे दिया जाए तब तो मतलब निकलते ही हैं। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से आप क्या राजनीतिक मायने निकालते हैं? कोई राजनीतिक मायने नहीं है, साफ साफ है। इसमें मायने निकालने जैसा क्या है अर्पिता जी? आपने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 4 महीने 6 महीने बचे हैं, तो अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य? केशव प्रसाद मौर्य तो इस सरकार में, मतलब जो योगी सरकार है वो तो 10 साल से चल रही है ना,
10 साल में सारे मदरसों को क्यों नहीं बंद किया गया? और उन्होंने तो पूरा एक जांच करवाई थी, कमीशन बनाया था, उस पर पूरी बात हुई, उसके बाद भी आपने नंबर दिया कि कितने हजार मदरसे जो हैं वो चल रहे हैं, मान्यता प्राप्त हैं, कितनों को सहायता प्राप्त है, 560 को सहायता प्राप्त है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को पता है कि आप चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान, चुनाव के पास आते आते इसके अलावा क्या किया जा सकता है। जब समाजवादी पार्टी 2016 में बढ़ाती है और कहती है कि टीचर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो उससे के 6 महीने बाद 2017 में चुनाव होने वाले थे। तो जब भी चुनाव होते हैं तो मुसलमान याद आते हैं, इसमें क्या नई बात है। अब सैफ साहब हैं, हमारे भाई हैं, वो तो मुसलमान भी हैं, मदरसा में भी पढ़े हुए हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं, जिंदाबाद भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं। इसका जवाब कौन देगा? तौहीन सिन्हा साहब देंगे। अब सैफ साहब के साथ क्या है कि अभी प्याज खाने का मौसम है, तो वो बहुत साफ साफ बोल नहीं सकते कि क्या करें। तौहीन सिन्हा जी बहुत भले लोगों में से हैं, लेकिन वो अपने पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को डिफेंड करने के अलावा क्या कर सकते हैं? मदरसे अगर केवल आतंकवाद की यदि वो है जगह है तो उस पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? योगी फैक्ट्री है तो योगी सरकार तो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर पर काम करने वाली सरकार है। 10 साल से सरकार है, सारे के सारे मदरसे बंद कर देते। और ये दो चीज़ों को जोड़ने की कोशिश मत कीजिए कि यूजीसी का जो कानून है फाजिल और कामिल का, वो अलग चीज़ है। यदि उसको करना है, ठीक करना है, और वो भी 2024 का चुनाव आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसको 2026 के मई में, जून में, अगस्त में आप लागू कर रहे हो, क्योंकि आपको उसका मैसेज देना है। तो ये मैसेज अभी तो बहुत कम हुआ है। आपने अभी केशव जी को 2 बार सुना है, और कुछ नेता आपको 2 बार नहीं 5-5 बार बोलते हुए सुने हैं। हाँ, और वो समाजवादी पार्टी के लोग भी उस पर करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। लेकिन जब चुनाव है तो अब अगले मार्च तक इस पर थोड़ा सा आप आराम से रहिए, वो बोलते रहिए। हाँ, तौहीन, क्योंकि 22 में विधानसभा में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को करीब करीब 80%। 17 विधानसभा में बीजेपी को 6% और समाजवादी पार्टी को 46%, यानी मुस्लिम आपको वोट देता नहीं है। इसीलिए इस तरह की बातें होती हैं क्या? इसीलिए इतने बुलडोजर चलते हैं क्या? इसीलिए केवल एक तरफा कार्रवाई होती है क्या? ये भी बड़े आरोप लगते हैं आप पर। देखिए, ये जो 8% कह रही है ना, वो कम से कम 15 से 20% होते हैं। साइलेंट सपोर्ट होता है। जो महिलाएं बेनिफिट की हैं ट्रिपल तलाक बैन से, वो सपोर्ट करती हैं। जिनके घरों में सोशल वेलफेयर स्कीम्स में, किसी भी आप सोशल वेलफेयर स्कीम को उठा के देख लीजिए, मुसलमानों की आबादी अगर देश में 15% है तो उनका कवरेज लगभग 28 से 30% होता है। तो ये साइलेंट सपोर्ट क्यों मिलता है हमें? क्योंकि वही सपोर्टर जो हैं खुलकर कह नहीं सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कट्टरपंथी नेता उनको अपोज करते हैं। कई जगह जो है मुसलमान इलाकों में लोगों को गालियां पड़ती हैं जब अगर वो बीजेपी को वोट करते हैं। तो ये तो असलियत है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टैंड हमेशा से बहुत स्पष्ट रहा है। वो उनकी एक कल्पना थी और उस कल्पना को सार्थक बनाया है कि एक हाथ में मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप। आप इसकी तुलना, जस्ट एक सेकंड, 10 सेकंड, नहीं कोई कम नहीं हुआ है। अभी बगल में देखिए ना, लोकसभा चुनाव का मैं आपको दिखा रही हूँ, एनडीए प्लस कांग्रेस। मैं, आप लोकसभा की बात छोड़ दीजिए, मैं स्कूल एजुकेशन एनरोलमेंट की बात करिए। 92% सर सपा प्लस को मिलते हैं और एनडीए को 2% सर। मतलब मैं आपको विधानसभा में 17 से आप 8 पर पहुंचे, लेकिन देखिए आप लोकसभा में सर 2% रह गया सर। आप कह रहे साइलेंट वोटर कहाँ है? साइलेंट वोटर परसेंटेज में क्यों नहीं दिख रहे? नहीं, देखिए, उनका वोट मिले ना मिले, हम अपना काम करते रहेंगे। ये आपने बड़ी बात भलाई के लिए ही काम करेंगे। आपने कह दिया ना कि उनका वोट मिले ना मिले। करिए 2009 में, आप सुनिए ना, समझ गई अर्पिता जी, 2009 में एक तरफ मोदी जी की कल्पना थी कि इनके हाथों में लैपटॉप हो। 2009 का आप समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, इन्होंने कंप्यूटर को बैन करने की बात की थी। तो ये तो अंतर है। ये लोग रूढ़िवादी, ये लोग फिसड्डी लोग हैं, हम प्रगतिशील लोग हैं। तौहीन साहब, जब ये 2016 में विधेयक ले आते हैं और कानून से परे कर देते हैं, जांच नहीं हो रही, पुलिस एक्शन नहीं हो रही, वो भी अपनी तुष्टिकरण कर रहे थे भाई, उन्होंने किया। बीजेपी की सरकार इतने सालों से है, आप क्यों नहीं कर रहे? आपके लिए मदरसा के तो बयान मैं कब से सुनती आ रही हूँ सर, और कितने छापेमारी, पूरी लिस्ट है सर, मैं दिखाऊं अगर, इतने छापेमारी, इतनी गिरफ्तारियां। तो जब इतना ही खतरा है मदरसों से, तो क्यों नहीं कर रही आपकी सरकार कोई कार्रवाई? बंद कीजिए फिर मदरसों को ना। नहीं, मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप में एक्सप्लेन किया, मदरसों से खतरा नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक आते आते यूजीसी कंप्लायंस कोर्सेज को अपनाएं, ताकि आधुनिक शिक्षा उनको मिले।
वहां पे पढ़ के लोग आंदोलनजीवी नहीं बने, वहां पे पढ़ के लोग मतलब जो मैं है ये कंप्यूटर कहूं, इंजीनियर मानूं बने, कि आपके डॉक्टर बड़े बने, नेता, इसमें क्या आपके प्रॉब्लम डिप्टी है? सीएम, उन्होंने गलत बयान दे दिया, क्योंकि आप यहाँ सुधार की बात कर रहे हैं और वो फैक्ट्री बता रहे हैं। दोनों में वो जमीन आपको आसमान का फर्क है एक- सर। आपको उनके साथ एक 1-on-1 इंटरव्यू करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ नहीं, नहीं, पहलू आज हो मैंने उनसे उनके पास जो आज मुझे नहीं रिक्वेस्ट समझ की में आया, गई, आपको नहीं- लेकिन 1-on-1 नहीं हो पाया सर। मैंने की रिक्वेस्ट, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे बयान होगा, देना होगा, बड़ा चुनाव आसान के है पहले सर। होगा, हाँ, चुनाव के पहले होगा। मतलब आप लेकिन ये कह रहे हैं मैंने कि पार्टी एज अ का प्रवक्ता, स्टैंड बहुत बीजेपी स्पष्ट के कर दिया प्रवक्ता है। के तौर पर डिप्टी सीएम के बयान पर कुछ कह पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे कहा हैं। ना कि रेडिकलाइजेशन तो पनपता ही है। रेडिकलाइजेशन ये नहीं आप कह पनपता रहे है हैं। क्या? ये आप कह रहे रेडिकलाइजेशन हैं। तो पनपता है। इंडियन आपके मुजाहिदीन डिप्टी के सीएम आतंकियों की फैक्ट्री बता रहे हैं इंडियन सर। मुजाहिदीन जिसका समझ गए। गढ़ था आजमगढ़, अरे कुछ इंडियन खराब हो मुजाहिदीन सकते हैं, जिसका गढ़ कुछ था मदरसे आजमगढ़ खराब हो समाजवादी सकते पार्टी के हैं, जमाने में, उन लेकिन पता करिए सारे कितने मदरसों को आतंकियों की फैक्ट्री कह देना सर। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कुछ ऐसे हैं, उन्होंने कहा मदरसे घोषित तौर पर आतंकवादियों की फैक्ट्री है। नहीं तो मैंने उसको क्लैरिफाई किया ना, रेडिकलाइजेशन की फैक्ट्री है। रशीदी साहब डिफेंड नहीं कर पा रहे। हाँ, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ तौहीन सिन्हा जी। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साइलेंट वोट हमारा 20% तक बढ़ जाता है मुसलमानों का, और फिर मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर। दूसरे आप ये कहते हैं कि साहब हम रिफॉर्म चाहते हैं, मदरसों में अच्छी एजुकेशन चाहते हैं। तो अच्छी एजुकेशन का मतलब आतंकवाद की फैक्ट्री तो है नहीं। तीसरी और आखिरी बात, जब आप ज़रा सी बात पर मुसलमानों के घर तोड़ देते हैं, बुलडोज कर देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं मुसलमानों का, तो आपने आतंकवाद की फैक्ट्री, एक भी फैक्ट्री नहीं तोड़ी पिछले 10 साल में। एक फैक्ट्री तो तोड़ते कम से कम आतंकवाद की, कि भाई ये आतंकवाद यहाँ से पनप रहा था, हमने तोड़ दिया इसको। तो नहीं तोड़ा आपने, और फिर आप बेशर्मी के साथ इस तरह की बातें करते हैं। आप कि ये डेटा आतंकवाद निकाल की के फैक्ट्री, देखिए आपको शर्म नहीं आती? अर्पिता जी, आप डेटा मुसलमानों के निकाल के खिलाफ देखिए। इतना पिछले जहर उगलते हुए आपको तो पिछले शर्म आनी सप्ताह चाहिए। आपने सवाल पूछा, हम उत्तर देश सुनिए। के नागरिक ठीक है, हैं, ठीक है, जवाब ले लीजिए। देश के आपने नागरिक सवाल और ये पूछा, मदरसे उत्तर आज से सुनिए। थोड़ी चल रहे हैं। हाँ, ठीक है। देखिए वो मदरसे अर्पिता वाले ही जी- थे जिन्होंने अर्पिता अंग्रेजों को जी, भगाया। पिछले सप्ताह वो मदरसे हो वाले गया, हो थे गया। जो दिल्ली से लाहौर अरे थोड़ा 4 बार जवाब सवाल दे पूछेंगे तो क्या रहे सवाल हैं। सवाल लोग माफिया सवाल मांग का रहे वजन थे। बढ़ जाएगा ठीक क्या? है, लोग माफिया ओके। मांग रहे थे, तुम्हें शर्म आनी ठीक है। चाहिए इस तरह की हरकत करते ठीक हो है। 4 बार मुसलमानों कुछ के खिलाफ। कहने के लिए है नहीं, एक सवाल अगर बेशर्मी 4 नहीं है बार आप लोगों की। पूछेंगे तो क्या रशीदी सवाल साहब, का ठीक है, वजन बढ़ जाएगा? तौहीन बेशर्मी है आप लोगों की ये। अर्पिता जी, मुसलमानों पिछले के खिलाफ इस सप्ताह- तरह जहर उगलना, पिछले सप्ताह आप लोगों किरण की रिजिजू वजह जी से ने मुसलमान ये से background लेके music बंद बंद कर कर दो। मैं आ रही हूँ जरा। मुसलमान रशीदी से साहब को दुकान लाइए। किराए पर रशीदी ना दो, साहब, अगर आप मुसलमानों शर्म को लाने की minority बात दुकान कर किराए रहे पर हैं, ना दो। minority- ये और आप लोगों के एक बयानों की सेकंड, वजह एक से सेकंड, फैल एक रही सेकंड। नफरत। सर, अर्पिता जी, जब- पिछले आप लोगों के बयानों की एक वजह से सेकंड, नफरत आवाज फैल कम रही कीजिए, है। एक सेकंड। पिछले रशीदी सप्ताह- साहब ये सुनिए बेशर्मी मुझे। बंद होनी चाहिए। ठीक है रशीदी साहब, जरा अगर आप इतना ही खुलकर बोल रहे हैं तो ये भी तो बोलिए। देखिए सर, चलाइए जरा। फरवरी 2023 में पटियाला हाउस कोर्ट ने अलकायदा के 4 आतंकियों को 7 साल की सजा सुनाई है। मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान कासमी उत्तर प्रदेश में एक मदरसा चलाता था। आतंकवादी गतिविधियों के लिए छात्रों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश का उस पर आरोप था। उसके बाद सजा हुई है। ये मत कहिएगा कि ये सरकार परेशान करती है और सिर्फ केस लगा देती है। और केसेस की बात करूं, अगर 2016 में मदरसा चलाने वाला अब्दुल सामी आतंकी हमले की साजिश रचते हुए एनआईए ने उत्तर प्रदेश के हरदोई से गिरफ्तार किया। हापुड़ के मदरसों से पाकिस्तान प्रशिक्षित आरोपी आतंकी गिरफ्तार हुआ 30 अप्रैल 2001 को। 26 दिसंबर 2018 को एनआईए और एटीएस की आईएस मॉड्यूल पर कार्रवाई हुई। मौलाना साकिब इफ्तिखार समेत 10 संदिग्ध वहां से गिरफ्तार हुए। 10 और 12 जनवरी को हापुड़ के मदरसे में छापा हुआ, वहां पर भी गिरफ्तारी हुई। दारुल उलूम देवबंद से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ, फर्जी दस्तावेज थे उसके पास। जैश ए मोहम्मद से कथित संबंधों के आरोप में नदीम गिरफ्तार हुआ 8 अगस्त 2022 को। सर, एक लंबी लिस्ट में गिनने पर आऊंगी तो बहुत है। अगर आप यहां पर ये कह रहे हैं सुधार और हर कुछ शर्म और ये वो दुनिया जहान की बात आपने कर दी, इनकी निंदा करेंगे। अगर ऐसे काम चल रहे हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताइए मुझे। तो हम क्या बोलेंगे, हमारी भी सुन लिए। मैंने शुरू में कहा, बिल्कुल शुरू में कहा मैंने, अगर कोई आतंकवादी है मदरसे में या आतंकवाद सिखाया जा रहा है मदरसे में तो तोड़िए, हम आपके साथ हैं। फांसी दीजिए उनको, सबके सामने फांसी दीजिए। ये फहरिस्त पढ़ के क्यों सुना रही हैं आप हमें? हम तो कह रहे हैं आतंकवाद के साथ नहीं है हम। अभी तो आप तो अभी उनको आप तो सुनाइए रो जो रहे कहें थे ना कि आतंकवाद सारे के साथ है। मुसलमान को हम देखिए तो किस तरह आतंकवाद के टारगेट साथ कर रहे नहीं हैं। हैं। अरे हम ये तो वो ये हैं जो जिन्होंने आतंकवाद 2012 को सपोर्ट कर रहे हैं उन पर सुनिए, कार्रवाई होगी तो रो कौन क्यों रहे सपोर्ट हैं कर रहा है? फिर? क्यों रो रहे हैं फिर? किसने सपोर्ट किया अभी आतंकवाद आप को? कह रहे हैं किसने सपोर्ट मुसलमानों किया? के साथ अन्याय हो रहा है। अभी किसने मैंने सपोर्ट गिना किया दिया, आतंकवाद का? अभी लेकिन मैंने सारे गिना दिया। मदरसों को फैक्ट्री बताएंगे आप? सारे मदरसों को फैक्ट्री बताएंगे आप? ठीक है, फैक्ट्री मैं का तो मतलब इनसे जवाब समझते हो दे आप? हाँ, ठीक है। फैक्ट्री का मतलब समझते हो आप?
फैक्ट्री का मतलब यह है कि इनका सारा प्रोडक्ट खराब है। अर्पिता जी ठीक है, मुझे बस जवाब यही दीजिए। पढ़ाया जाता है अर्पिता जी, ये बेशरम लोग हैं, बेहया लोग ठीक है। हैं, मुसलमानों को वोट पाते हैं, साइलेंट वोट लेते देखिए हैं और फिर देखिए, कहते हैं कि सबसे ये पहले तो इनको आतंकवाद भाषा, का अड्डा है। देखिए इस तरह की रशीदी भाषा साहब, जो आवाज ये कम यूज कीजिए, करते हैं ना, पता ठीक है, तोइन ये कहां से पढ़े हैं मैं पूछना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब आर्गुमेंट इनके पास नहीं होता है मैं बेहुदा मदरसे से शब्दों पढ़ा का हूं। प्रयोग ठीक करते है, हैं, तो रशीदी वहां मैं साहब, जा भी नहीं रहा हूं। रुक लेकिन जाइए, मैं अपनी बारी में सर। एक दिखा रहा है, आपकी भाषा में सिद्ध हो रहा है। देखिए अर्पिता जी, मेरा सीधा सवाल है, 2004 से 2010 के बीच हमने इस देश में इंडियन मुजाहिदीन का कहर देखा है। आप बता दीजिए मुझे, इंडियन मुजाहिदीन का कौन सा टेररिस्ट जो है सेंट स्टीफेंस में पढ़ा है, हिंदू कॉलेज में पढ़ा है, सबको पता है वो कहां पढ़ते हैं। शांत होकर बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मौलाना जी सर पे चढ़ जाएं। रेडिकलाइजेशन का गढ़ है, रेडिकलाइजेशन जो है वो बुनियाद रखता है टेररिज्म का, और मुझे लगता है कि जो आधुनिकीकरण का प्रयास हमने किया ठीक है है। मदरसों का, तोहीन, आज मुझे कोई बता भी के वेल जाइए। मीनिंग मुसलमान उसका स्वागत मुझे करेगा। ये बता के जाइए, केवल जो आपकी सरकार radicalized कब हैं, ये वही नियम लोग लाइक जो सारे उसको मदरसों को oppose बंद कब कर रही है आपकी सरकार? करेंगे। कभी हमने कहा था क्या? ये तो काल्पनिक बात हो गई। हम तो चाहते हैं कि वो मॉडर्नाइज हो, ताकि वहां से जो है आंदोलन जीवी नहीं निकले, वहां से वो लोग नहीं निकले जो कि आर्टिकल 370 उसके लिए के मुझे पक्ष में बता बोलते दीजिए आपने क्या किया और है? आजादी के नारे लगाए। उसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया है? आपको बता रहा हूं, अभी मैं वही बता रहा हूं, अभी हर क्षेत्र में देखिए, माइनॉरिटी एजुकेशन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी का बयान था पार्लियामेंट के अंदर पिछले सप्ताह, जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 21% है आज पूरे देश में, जो कि उनकी आबादी से कहीं अधिक है। जो मुसलमान बच्चियां हैं उनकी कॉलेज स्कॉलरशिप्स आप देख लीजिए 2014 में कितना था और आज कितना है, 5 गुना इजाफा है। नई मंजिल और पढ़ो परदेश जैसे स्कीम से जो इंसेंटिव्स मिले हैं, मुसलमान बच्चे आज IAS ऑफिसर भी बन रहे हैं और विदेश भी जा रहे हैं, सब इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। ये केवल इसलिए क्योंकि मौलाना रशीद के प्रकोप से ये बच्चे बाहर निकले, देश के हित में काम करें, देश की प्रगति के लिए काम करें, ना कि इनके इंडोक्ट्रिनेशन में आए। मुसलमानों को आतंकवादी बना के छोड़ दिया आपने, ठीक है, बेशर्मी के साथ में। ठीक है, मैं यही रोक रही हूँ क्योंकि समय देखिए की इजाजत देता है, लेकिन देखिए कि बात क्या है ना, इशारे राजनीति के हैं, खेल बहुत पुराना है। हर एक बयान से क्या माहौल गरमाना है, जनता को उलझाए रखो बयानों के भंवर में, मकसद क्या असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। देखते रहिए पूछ।